साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे एक नए विषय पे। कल की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक फंक्शन में मिले बोले तो देखा मैंने, उन्हें नज़दीक से देखा। मेन बात यह है कि वो असल में वो बड़े मेजॉरिटी के साथ में मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। खुशी की बात है, एकनाथ शिंदे जी को किनारे लगा दिया है, अजित पवार को किनारे लगा दिया है, पक्षांतर्गत जो भी विरोधी होंगे उनको भी किनारे लगा दिया है। और उनके मन मुताबिक उन्होंने अपने पास में पोर्टफोलियो भी रखे हैं। इसके बावजूद फडणवीस का उस फंक्शन में जो व्यवहार था, वो जो आए थे, वो ज़रा बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे देखकर। और मुझे तो रियली ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं चुप रहा। मगर महिलाओं की जो बात सुनी मैंने, उन्होंने जो बोला कि भाई ये इतने नाराज़ क्यों है, ऐसा कोई इतना बड़ा नेता अगर है, वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता वगैरह उनके साथी कहते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री तो है ही वो, इस हिसाब से वो सबसे बड़े मुख्यमंत्री नेता तो है ही, समझ लीजिए। लेकिन वो जो जोश था, और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नया नया शपथ विधि है उनका, और जिस जोश खरोश के साथ में आना चाहिए, जनरली एक मिनिस्टर भी जो एंट्री करता है ना, तो बड़े विश्वास के साथ में, बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ में भरा होता है। हंसते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए या नमस्ते करते हुए, हाय हेलो करते हुए आगे बढ़ता है। और सिक्योरिटी वाले भी उनको ज़रा जोश के साथ में ही उनका स्वागत उसी तरीके से करता है, उनका प्रोटेक्शन भी करता है। लेकिन फडणवीस के बॉडी लैंग्वेज में मुझे तो ताज्जुब हुआ ही। मगर वो जो बाद में जो कुछ लेडीज़ की बातें सुनी, तो वो भी मुझे रियली वो लगा कि हाँ, ये बात सही है। बात ये थी कि ये एकदम से नीचे देखते हुए, ऐसा होता नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल फंक्शन में जब भी कोई नेता, और ये कोई पॉलिटिकल भाई टेंशन वाली भी बात नहीं थी, एक घरेलू फंक्शन था, अच्छी भीड़ भी थी, लेकिन घरेलू ये था, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था। ऐसे ही इसमें अगर कोई जाता है और इस तरीके से अगर ठंडे मन से या फिर नीचे देखते हुए ज़मीन को, और बहुत समय तक नीचे देखते हुए चल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज भी एकदम से निराश जैसी लग रही थी, उनकी सिक्योरिटी में भी एकदम निराशा, जैसे वो कुछ तो भी फॉर्मेलिटी निभा रहे, इस तरीके से ना हंसते थे, ना किसी को देखते थे, और किसी को देखा भी थोड़ा सा तो बिल्कुल एकदम से बेमन से देखना, इस टाइप की। तो ये मुझे लगा कि ये क्यों हुआ है, फडणवीस के सर पे कौन सा बोझ है, इतने क्यों डरे हुए हैं। तो एक बात तो पक्की है, शायद उनके भक्त मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी मन से हिले हुए हैं, उनके अंधभक्त हिले हुए हैं। फडणवीस तो डेफिनेटली डरे हुए हैं, मुख्यमंत्री है लेकिन डरे हुए इस बात से होंगे कि मोदी और शाह खुद डरे हुए हैं। राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी संसद में आ गई है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से वार करती है, जिस तरीके से बड़े मीठे शब्दों में और बहुत हंसते खेलते जिस तरीके से तीर चलाती है, तो ये तो इनके लिए, इनके सारी बीजेपी भी अगर एक साथ आ जाए तो भी प्रियंका गांधी की मेरिट बेसिस पे तो ये नहीं कर सकते, वो तो नहीं है हालांकि, लेकिन इनकी औकात ही नहीं असल में, क्योंकि सच्चाई नहीं ना इनकी इसमें, इनकी बातों में, इनकी भूमिका में, इनके आचरण में, इनके मन में सच्चाई नहीं है। और इसीलिए प्रियंका गांधी वो तो क्या है, इंदिरा जी की पोती है, और क्या क्या है, इनका तो इतिहास है। वो राजीव गांधी की बेटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की परपोती है। ये सब बातें हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये डरे हुए क्यों थे, इतनी सॉलिड मेजॉरिटी होने के बाद में क्यों डरे हुए थे। तो एक बात तो ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ घपला किया है चुनाव में, ये पाप उनको खल रहा है, ये पाप उनको लग रहा है कि आज नहीं कल तो सामने आने वाला है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से मोदी डरे हुए हैं, और शाह में और मोदी में झगड़े शुरू हो गए, मतलब है ही, कोई माने या ना माने, लेकिन उनमें क्योंकि पूरा कब्जा अभी शाह ने कर लिया है, पार्टी उनके कब्जे में है, मंत्रिमंडल उनके कब्जे में है, किसको मंत्री बनाना, किसको टिकट देना, ये शाह ने अपने कब्जे में कर लिया है, एक बात। और दूसरी और एक बात यह है कि अभी मोदी या शाह, समझ लीजिए दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन एक है नहीं, कुछ हद तक एक है। तो मोदी और शाह की लड़ाई सीधे सीधे भागवत से हो गई, मतलब संघ के साथ में लड़ाई शुरू हो गई है।
जिस तरीके से अभी संघ को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से पहली बार हुआ है इतिहास में, उन्हीं के लोगों की तरफ से, बाहर के लोगों ने किया तो बात अलग है, उन्हीं के लोगों की तरफ से, संघ भाजपा के लोगों की तरफ से कि भाई आप बिल्कुल काम के नहीं हो, आप नकारा हो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से संघ को या मोहन भागवत को इस तरीके से बोलने, जिस तरीके से बोला जाता है ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या मोहन भागवत का अस्तित्व अगर खतरे में है तो फडणवीस नेचुरली खतरे में आएंगे, गडकरी भी खतरे में आएंगे। तो क्या उस डर से चिंतित है? वो डर है उनको, फडणवीस को। बीजेपी हिली हुई क्यों है? इतनी बड़ी सरकार आने के बाद सेलिब्रेशन नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सेलिब्रेशन नहीं है। नागपुर से बात कर रहा हूं मैं, नागपुर तो उनका घर है, संघ का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे अगर ऐसी बात है तो क्यों है? क्यों नजरें नहीं मिला रहे थे फडणवीस? जनता से नजरें क्यों नहीं मिला रहे थे? वो तो मैंने पहले ही बोला कि ये फंक्शन जो था तो ये घरेलू फंक्शन था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं या कोई विरोध करेगा या नारे लगाएंगे, कोई सवाल ही नहीं आता ना। ये घरेलू फंक्शन था। घरेलू फंक्शन में, और बहुत नज़दीक से मैंने देखा, बात नहीं हुई हमारी, वो बात अलग है, लेकिन नज़दीक से देखा कि उनके चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही निराशाजनक थी, टूटे हुए लगे थे। एक बात, क्या उनके मन में ये बात है कि जिस अडवाणी ने पार्टी को 2 सांसदों से 100 के ऊपर और अभी तो मेजॉरिटी में लाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान दिया मोदी के पहले, वो आदमी अगर आईसीयू में है और उनको कोई मिलने के लिए नहीं जा रहे, या फडणवीस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, ये कोई बात है? कोई मजबूरी है? उन्हें ये इससे अपना भविष्य सामने का भविष्य दिख रहा होगा कि भाई अडवाणी जैसे बड़े नेता को, जिसे भीष्म पितामह बोला जाता है बीजेपी का, उस जैसे आदमी को आईसीयू में पड़ा है। वो सारंगी जैसा एक घटिया आदमी है, वो उसके करतूते, उसकी जो घटिया तरीके से उसने जो किया है ना, तो उस आदमी को देखने के लिए तांता लगा हुआ है। मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन अडवाणी आईसीयू में है और कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं जा रहे? क्या दहशत है? तो उनको, फडणवीस को लगता होगा कि ये अडवाणी के ये हालात है तो कल मेरे हालात क्या होंगे, ये डर है उनके मन में। हो सकता है अगर भागवत के पास बारे में ऐसी बातें हैं तो मेरा क्या होगा, ये डर फडणवीस के मन में होगा। और ये बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के मन में भी होगा। कुछ जो होंगे 2-4-5% बड़े मुश्किल से एकदम ही विकृत होते हैं, जिनको कोई दिमाग ही नहीं होता, उनकी बात अलग है, मगर थोड़ा भी सोचने वाला कोई आदमी होगा तो वो डरा हुआ होगा बीजेपी का, संघ का आदमी डरा हुआ होगा। एक बात और खतरा मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस ने ये भी खतरा देख लिया है कि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, वो अमित शाह ने तोड़ा। वो फडणवीस के ये नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बोले और पार्टी टूट जाए। वो शाह अगर नहीं होते, और मोदी का ये नहीं होता, वरदहस्त नहीं होता, तो वो नहीं टूट सकती। ये तो सही बात है। तो जैसे शिवसेना को, इतनी बड़ी पुरानी शिवसेना को तोड़ा, एक बात, बीजेपी अपने राष्ट्रवादी को तोड़ा, शरद पवार की पार्टी को। दूसरी बात, क्या देवेंद्र फडणवीस को ये डर सता रहा है कि संघ के भी टुकड़े होने जा रहे हैं, संघ के भी टुकड़े होने जा रहे हैं। और क्या उनको ये मालूम है, या उनको ये अभी तो सबको मालूम होगा ही उनको, कि संघ का हेडक्वार्टर भी गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है। तैयारियां चल रही, पहले से तैयारियां चल रही थी। क्या इस बात से, इस डर से आने वाला जो समय है वो कितना खतरनाक हो सकता है नागपुर वाले लोगों के लिए, देश के लिए ही है। लेकिन फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज जो थी, फडणवीस की जो देह बोली थी, वो निहायत निराश थी, टूटे हुए की आदमी की थी, या टूटे हुए विलन की थी। कुछ भी बोलिए, एक विलन जब पराभव अपने सामने दिखता है कि सारा देश मेरे खिलाफ जा रहा है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ जा रही, और मेरे ही लोग मुझे कहाँ ले जाके मेरा कहाँ गेम कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, कल चल के उनका कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा है। क्योंकि मोदी और शाह को अगर बचना है तो किसी भी कीमत में अपने हाथों से सत्ता
जाने नहीं देना है, ये उनका सीधा सीधा टारगेट है। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी किसी तरह का भी गेम कर सकते हैं। ये फडणवीस को शायद पता चल गया है। अब पता चलने का क्या रह गया है, ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये आने वाले बड़े संकट का एक लक्षण है। बीजेपी में टूट हो सकती है क्या? बीजेपी में टूट हो सकती है क्या? सरकार गिर सकती है सेंटर की सरकार गिर गई तो महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आने वाला 25 साल बहुत ही धमाकेदार रहेगा, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से कई घटनाओं को हम लोगों को देखने को मिलेगी, ये सारी घटनाएं मुझे लगता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि फडणवीस को इतनी सारी ज्यादतियाँ करने के बावजूद, मोदी शाह की इतनी सारी ज्यादतियाँ, इतनी सारी क्या बोलते हैं, सारा कानून अपने हाथ में लेने के बावजूद, न्याय व्यवस्था को अपने रखेल बनाने के बावजूद भी देश उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसका डर कहीं फडणवीस के मन में है, ये मुझे लगता है। और ये मेरी बात नहीं है, मुझे तो पहले झटके में लगा, मगर जब महिलाओं की बातें सुनी तो मुझे लगा कि अरे यार, इन लोगों को भी अगर समझ में आ रहा है, इतना बड़ा टूटा हुआ आदमी, इतना बड़ा घबराया हुआ आदमी, डरा हुआ आदमी महाराष्ट्र का नेतृत्व कैसे करेगा हम देखेंगे। लेकिन आने वाला साल बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए, फडणवीस के लिए, भागवत के लिए बहुत ही खतरनाक जाने वाला है, बहुत ही निराशाजनक जाने वाला है, बहुत ही अपमानास्पद जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। खैर छोड़िए, हम भी उनमें कुछ जो विकृतियाँ हैं वो नष्ट हो जाए उनके मन की, उनका मन भी प्यार से भरे, उनके लिए भी अच्छा साल आ जाए, इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली उनका भी नुकसान जो भी होना है वो कम ही होगा, देश का भी भला होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर जो भी है, फडणवीस को सद्बुद्धि मिले ऐसी अपेक्षा करते हैं और रुकता हूँ, यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।